है दोस्तों, आपने अपने घर के अंदर या फिर फैमिली में कई बार बड़े लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि बच्चों को गलतियां करने देनी चाहिए ताकि उस गलती के अंदर से वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ नया सीख सके। तो वैसे देखने जाए तो उनकी ये बात 100% सही है, बट इसके अंदर मेरा मानना थोड़ा अलग है कि हमें हमारी लाइफ के अंदर हमारी खुद की गलतियों से तो जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, बट उसी के साथ साथ में अगर आप लोगों की गलतियों से सीखना स्टार्ट कर देते हो तो ऐसे में आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ और बहुत जल्दी नया नया सीखने को मिल सकता है। ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, ये चीज मैंने अपनी लाइफ के अंदर काफी बार अप्लाई करी है और इसकी मदद से मुझे अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारा बेनिफिट भी हो गया है। तो आपको भी इस चीज को जरूर अप्लाई करना चाहिए। और दोस्तों, इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्नैपडील की फेलियर स्टोरी के बारे में बताने वाला हूं। आज हम जानने की ट्राई करेंगे कि एक टाइम पर स्नैपडील हमारे इंडिया की टॉप ई कॉमर्स कंपनियों में से एक था, तो अचानक 2017 में ऐसा तो क्या हुआ कि स्नैपडील पूरी तरह से बैंक करप्ट होने वाला था और उसी के साथ में स्नैपडील पूरी तरह से डूबने वाली थी। तो ऐसे में उनके फाउंडर या फिर उनके जो भी ओनर्स हैं, उन्होंने कौन कौन सी गलती करी थी जिसके कारण स्नैपडील की ये हालत हुई थी। तो ये सारी चीजें हम इसी वीडियो के अंदर जानने की ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हम भी स्नैपडील की गलती से कुछ ना कुछ अच्छा सीखें जिसे हम हमारे बिजनेस या फिर स्टार्टअप के अंदर अच्छी तरह से अप्लाई कर सके। तो इसके अंदर सबसे पहले जो गलती नंबर 1 जो मुझे पर्सनली लगता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो उनकी सबसे पहली गलती थी नो यूएसपी। आपको स्नैपडील के अंदर किसी भी तरह का यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस या फिर स्टार्टअप के बारे में जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो ऐसे में आपके पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए जिसको देखने के बाद कस्टमर खुद आपके पास आए और बाकी कंपनियों को भूल जाए और डायरेक्ट आपका ही प्रोडक्ट खरीदे। ऐसे में अगर हम स्नैपडील के कंपटीटर के बारे में बात करें कि फ्लिपकार्ट, तो 2007 के अंदर फ्लिपकार्ट की एक यूएसपी थी कैश ऑन डिलीवरी और इजी रिटर्न। ये चीज इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट ने लॉन्च करी थी कि अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हो तो उसका आप इजी रिटर्न भी कर सकते हो और उसी के साथ में सीओडी की मदद से आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट स्नैपडील के अंदर देखने जाए तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की यूएसपी देखने को नहीं मिलती थी और शायद उसी के कारण ज्यादातर लोगों को स्नैपडील से प्रोडक्ट मंगवाना पसंद नहीं था। तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है स्नैपडील की उनके फेलियर के पीछे की। इसके अंदर उनकी सेकंड नंबर की गलती थी स्पेसिफिक गोल्स नहीं थे उनके पास। अगर हम बात करें स्नैपडील के बारे में तो वहां पर आपको एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप देखने जाओ तो वहां पर एज अ कस्टमर के रूप में आपको काफी सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाते थे और कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो वहां से ज्यादातर टाइम फुलफिल हो जाती थी। बट अगर हम बैक एंड पर बात करें कि स्नैपडील के जो भी ओनर थे, जो भी उनके फाउंडर थे, उनका कोई भी किसी भी तरह का स्पेसिफिक गोल नहीं था। काफी बार उनका ये कहना था कि हम इंडिया के अंदर टॉप नंबर की ई कॉमर्स साइट बनना चाहते हैं और हम हमारी ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखने जाए तो काफी बार वो लोग ये भी कहते थे और उनके डिसीजन के ऊपर से हमें ये भी लगता था कि हम इंडिया के अंदर अलग अलग सेक्टर में आना चाहते हैं और स्नैपडील के अलावा भी हमारी अलग अलग ब्रांड इंडिया के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उनकी थर्ड और सबसे बड़ी गलती थी बैड एक्विजिशन। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आप हमारी स्टार्टअप न्यूज़ को फॉलो करते हो तो ऐसे में आपको जरूर पता होगा कि पर वीक इंडिया के जो सक्सेसफुल स्टार्टअप बन गए, जिन्होंने अपने स्टार्टअप के अंदर अपनी कंपनी को एक अच्छे से मुकाम पर पहुंचा दिया है, वो स्टार्टअप कंपनी आज के टाइम पर इंडिया के अंदर क्या कर रही है कि वो तो सक्सेसफुल बन गई, बट इंडिया के जो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, जो नए नए स्टार्टअप इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहे हैं, उन सभी स्टार्टअप को काफी कम रेट के अंदर एक्वायर कर रही है और उनको अपने खुद के साथ इस तरह से मर्ज कर रही है जिससे वो नए स्टार्टअप को भी बेनिफिट हो जाता है और उसी के साथ साथ में ये जो खुद का स्टार्टअप है वो भी अच्छी तरह से चल जाता है। तो ऐसे में अगर आप अपने स्टार्टअप को अच्छी तरह से ग्रो करवाना चाहते हो तो ऐसे में आपको काफी सारे अलग अलग तरह के स्टार्टअप को एक्वायर करना जरूरी रहता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें स्नैपडील के बारे में तो उन्होंने काफी सारे अलग अलग तरह के स्टार्टअप को एक्वायर तो कर दिया, बट यहाँ पर उनका जो एक्विजिशन वो बैड एक्विजिशन हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्नैपडील ने $400 मिलियन के अंदर फ्री चार्ज को एक्वायर करा था। तो यहाँ पर अगर हम डिटेल्स में देखने जाएंगे तो स्नैपडील का बिजनेस मॉडल पूरी तरह से अलग तरह से वर्क करता है और यहाँ पर अगर हम बात करें फ्री चार्ज के
बिजनेस मॉडल के बारे में, तो वो भी पूरी अलग तरह से वर्क करता है। तो ऐसे में हमें कोई भी ऐसा चांसेस देखने को नहीं मिलता कि ये दोनों मर्ज होके कोई अच्छा सा प्रोडक्ट कस्टमर को दे सकते हैं। तो यहाँ पर उनके एक बैड डिसीजन के कारण कि उन्होंने फ्री चार्ज को एक्वायर करा, तो यहाँ पर उनको बहुत ही बड़ा लॉस हुआ था और उन्होंने फाइनली फ्री चार्ज को काफी कम रेट पर एक्सिस बैंक को सेल कर दिया था। तो ये उनका डिसीजन बहुत ही खराब डिसीजन था। वहां पर हम दूसरी तरफ देखने जाए उनके कॉम्पिटिटर के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनके जो भी मेन कॉम्पिटिटर है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। तो ऐसे में अगर हम फ्लिपकार्ट के बारे में बात करें तो फ्लिपकार्ट ने भी काफी सारे स्टार्टअप को एक्वायर करा था, जिनमें से सबसे मेन 2 स्टार्टअप थे, जिसमें से फर्स्ट था जेबोंग और सेकंड था मिंत्रा। इन दोनों को एक्वायर करने के बाद उन्होंने इस तरह से इन दोनों को अपने बिजनेस के साथ मर्ज कर दिया कि आज के टाइम पर ये तीनों कंपनी अच्छी तरह से इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है। तो ऐसे में एक स्टार्टअप के लिए कौन सा वो एक्विजिशन करते हैं, किस स्टार्टअप को एक्वायर करता है, उसके बारे में भी उनके फाउंडर को अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा, तभी उनकी कंपनी अच्छी तरह से आगे जाके ग्रो कर पाएगी। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि स्नैपडील के कौन कौन से ऐसे डिसीजन थे जिसके कारण ये पूरी तरह से फेल होने वाला था। बट दोस्तों इसके अलावा अगर मैं उनके फाउंडर्स के बारे में बताऊं तो उन्होंने भी कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी थी जिसके कारण स्नैपडील फेल ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक रिपोर्ट के अंदर सामने आया था कि इनके जो भी फाउंडर्स थे वो ईयरली 45 करोड़ रुपीस सैलरी यहाँ से उठाते थे, और ये भी बहुत ही बड़ा कारण बन गया था स्नैपडील के फेल होने के पीछे। पर देखने जाए तो आज के टाइम पर स्नैपडील थोड़ा बहुत इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है, और उसी के साथ साथ में इनके जो भी फाउंडर या फिर ओनर है वो भी ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो इंडिया के अंदर अच्छी तरह से ग्रो हो सके और आने वाले टाइम के अंदर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को अच्छी तरह से टक्कर दे सके। दोस्तों इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह 2017 के बाद स्नैपडील ने इंडिया के अंदर कमबैक करा और किस तरह आज के टाइम पर थोड़ा बहुत स्नैपडील ऑपरेट कर रहा है और किस तरह आने वाले टाइम के अंदर ग्रो कर सकता है, अगर इसके बारे में भी आप कंप्लीट डिटेल्स जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि स्नैपडील की फेलियर स्टोरी को अच्छी तरह से जानने के बाद आपको भी जरूर पता चला होगा कि आपको अपने स्टार्टअप या फिर बिजनेस के अंदर कौन कौन से डिसीजन लेने चाहिए और किस डिसीजन को नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आप भी अपने बिजनेस या फिर स्टार्टअप के अंदर अप्लाई करोगे तो आपका भी स्टार्टअप अच्छी तरह से ग्रो हो सकेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नई स्टार्टअप स्टोरी के साथ।